सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल हमने अनुस्वार के बारे में पढ़ा और समझा, आज हम अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो पहले हम अनुनासिक की परिभाषा समझ लें कि अनुनासिक क्या होता है। स्वरों का उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, तब अनुनासिक स्वर उच्चारित होते हैं। कल हमने देखा कि अनुस्वार के समय हवा केवल या वाइब्रेशन आपके सिर्फ नोज और नाक पे होती थी। हमने कल ये पढ़ा अनुस्वार में। लेकिन अनुनासिक में जब आप किसी भी शब्द को या किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें वायु मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ऐसे जब शब्दों का उच्चारण होता है तो वो अनुनासिक होते हैं। और इन अनुनासिक का लिपि चिन्ह जो है वो है चंद्र बिंदु। अब हम करेंगे अनुनासिक का प्रयोग। अनुनासिक कहाँ प्रयोग किए जा सकते हैं। हिंदी में अनुनासिकता संज्ञा तथा क्रिया रूपों को एक वचन से बहुवचन बनाने का काम भी करती है। कैसे कि कुछ शब्द जो संज्ञा के रूप के हैं, अगर चंद्र बिंदु वहां लगा दी जाए तो उसके रूप बदल जाते हैं। एक वचन से बहुवचन जब बनाना होता है तो इस चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुड़िया, ये एक वचन है और जब हमने इसे बहुवचन में बदला तो यहां पे हमने चंद्र बिंदु लगाया। गुड़िया, गुड़िया। तितली एक वचन, तितलियां, ये बहुवचन हो गया। उसी प्रकार क्रिया का रूप भी बदलता है। आई, आई, थी, थी। तो इस प्रकार से जब अनुनासिक या चंद्र बिंदु का प्रयोग संज्ञा या क्रिया रूप में होता है तो उसके रूप बदल जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम एक वचन से बहुवचन, चाहे संज्ञा को एक वचन से बहुवचन बनाना हो तब भी हम ये चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, या क्रिया रूप को बदलना हो एक वचन से बहुवचन में तभी भी हम इस चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अनुनासिकता अर्थ में अंतर लाने की क्षमता रखती है। जी बिल्कुल, कि जब अनुनासिक का प्रयोग शब्दों के ऊपर जब होता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसके अर्थ में अंतर और परिवर्तन आ जाता है। जैसे सवार, सवार होना, घोड़े पे सवार होना, और जैसे ही इस पे चंद्र बिंदु लगी इसका अर्थ बदल गया। सवार, सवारना, अपने आप को संवारना, संभालना। पूछ, पूछना, पूछ, किसी भी एनिमल की, जानवर की जो पूंछ होती है वो पूंछ। उगली, उगलना, किसी बात को बोलना, उगला, उगली। उंगली, चंद्र बिंदु के लगते ही उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, उंगली। तो इस प्रकार से चंद्र बिंदु जो है किसी भी शब्दों पे जब लगती है तो उसके अर्थ में परिवर्तन भी ला देती है। इसीलिए इनका प्रयोग करते वक्त बहुत सावधानी और बहुत ध्यान रखना होता है। अनुनासिकता शब्द के प्रारंभ, मध्य और अंत सभी स्थितियों में आ सकता है। चाहे वो कोई शब्द का प्रारंभ हो, शुरुआत हो, चाहे उसके बीच में हो और चाहे उसके अंत में, कैसी भी स्थितियों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, हो सकता है। जैसे उदाहरण पे देखते हैं हंसी, ह, हंसी, हंसी के ऊपर ह जो कि पहला है, प्रारंभ है, प्रारंभ में इसका प्रयोग किया गया है। महंगी, महंगी में देखो ह, मध्य में इसका प्रयोग किया गया है। कुआं, इसके अंत में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। चांद, इसके प्रारंभ में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। लहंगा, मध्य में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से चंद्र बिंदु का जो प्रयोग है या इसकी स्थिति जो है वो प्रारंभ, मध्य और अंत किसी में भी हो सकती है। वैसे ही एक और बिंदु है, शिरोरेखा के नीचे वाली मात्राओं के साथ भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि शिरोरेखा क्या होती है, किसी भी शब्द के ऊपर खींची गई लाइन को शिरोरेखा कहते हैं। तो कल मैंने बताया कि जो अनुस्वार है वो शिरोरेखा के ऊपर वाले मात्राओं के साथ लगता है
और जो अनुनासिक है वो शिरोरेखाओं के नीचे वाली मात्राओं के साथ इसका इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये नीचे वाली मात्राएं हैं शिरोरेखा की, तो इनके साथ जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पे गांव, ये देखो आ की मात्रा शिरोरेखा के नीचे है, इसलिए यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। ऊंट शिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा है। महिलाएं ए शिरोरेखा के नीचे वाली मात्रा है, तो इसीलिए ऐसी स्थितियों में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो कुछ बिंदुएं हो गए जहां पे ये पता लगता है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। अब कुछ बिंदुओं के द्वारा हमें समझ लें कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है। पहला बिंदु है, यह वर्ग के पंचम वर्ण का द्योतक है। जैसा कि कल मैंने बताया कि अनुस्वार जो है वो किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, नासिकीय व्यंजन होते हैं। तो ये अनुस्वार जो है वर्ग के पंचम वर्ण के द्योतक है, ये किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं। और अनुनासिक में स्वरों का गुण होता है। स्वरों का गुण कैसे होता है, जब आप कोई भी अनुनासिक लगे हुए स्वर को जब आप बोलोगे तो उसमें आ की ध्वनि, स्वरों की ध्वनि उसमें आती है। जैसे गांव, तो साथ में आ की ध्वनि आ रही है, तो इसका प्रयोग स्वरों के साथ भी होता है। दूसरा बिंदु है, इसका लिपि चिन्ह, जैसे कि कल हमने देखा बिंदी है, और अनुनासिक का लिपि चिन्ह चंद्र बिंदु है। अनुस्वार के उच्चारण में नासिकीय ध्वनि होती है। आवाज जब आप ध्वनि करते हो, उच्चारण करते हो, तो नाक से आवाज आती है, और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से ही हवा, वायु जो है दोनों ही, मुंह और नाक दोनों से ही बाहर निकलती है। चौथा बिंदु है, यहां जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है। अनुस्वार जिस भी शब्द के ऊपर या वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद में बोला जाता है, किंतु अनुनासिक जो है किसी भी वर्ण पर जब लगता है तो उसके साथ ही बोला जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज अनुनासिक की परिभाषा किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, और अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी ली।